लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेट मतलब कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उसके हमने फॉर्मूले वगैरह देखे थे। और अब हम इसका कुछ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेशन करेंगे। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास सबसे पहले हम इसमें लेते हैं थिन यूनिफॉर्म रॉड। सिंपल है। हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। Center of mass of thin uniform rod. Stick बोलो, thin uniform stick। मान लेते हैं कि रॉड की जो लेंथ है वो L, let the length of the rod be L and mass of the rod M। हालांकि मास मानने की जरूरत नहीं थी। अब क्योंकि हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो चाहिए। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए हम मान लेते हैं कि जो रॉड रखा है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस रखा है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी रख सकते थे, पर इससे शायद थोड़ा आसानी हो। रॉड का एक एंड x इज इक्वल टू 0 पे है और रॉड का दूसरा एंड x इज इक्वल टू L पे है। रॉड का एक एंड x इज इक्वल टू 0 पे और रॉड का दूसरा एंड x इज इक्वल टू L पे, और रॉड की लेंथ L है। तो सबसे पहले जो बात होगी वो होगी, चाहे वो रॉड हो या कुछ भी हो, यूनिफॉर्म अगर सिस्टम है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि फाइंड द मास डेंसिटी। फाइंड द मास डेंसिटी। सबसे पहले हमें मास डेंसिटी निकालनी चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम तो हम ले लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम मास डेंसिटी निकालेंगे। यहां पे मास अगर तुम देखो तो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इसको चाहें तो लीनियर मास डेंसिटी कह सकते हैं। और ये मैंने बताया था कि जब मास सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहां पे हम सरफेस मास डेंसिटी कह सकते हैं। और जब मास वॉल्यूम में हो, जैसे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का तो मास एक आर रेडियस का अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो उसका मास तो एक वॉल्यूम में। वही अगर थिन हॉलोस्फीयर है, हॉलोस्फीयर है या थिन स्फेरिकल शेल है, हॉलोस्फीयर को हम थिन स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं, तो उसका मास हॉलोस्फीयर है, थिन हॉलोस्फीयर है, तो उसका सारा का सारा मास कहाँ पे होगा? उसके सरफेस पे। और सरफेस का वॉल्यूम नहीं होता है, सरफेस का एरिया होता है। जबकि अगर सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर में मास तो 3 डायमेंशन में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर रॉड का निकाल रहे हैं तो रॉड में मास
लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है वहां लीनियर मास डेंसिटी आएगी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ यानी यूनिट लेंथ का मास, मास पर यूनिट लेंथ। ये कब होगा? जब मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जब मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है ये? और अगर हम यहां से देखें लैम्डा, लैम्डा से डिनोट करें मास पर यूनिट लेंथ को या यूनिट लेंथ के मास को, ठीक है? तो देखो एल लेंथ का मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? एम अपॉन एल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लैम्डा। दैट इज लीनियर मास डेंसिटी, या फिर मास पर यूनिट लेंथ, या फिर यूनिट लेंथ का मास लिख सकते हैं। यूनिफॉर्म रॉड है तो हम ये लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम यहां पे निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट सारा ही होगा, जो भी अब हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, उसमें ये बात सब में आएगी कि सबसे पहले आपको मास डेंसिटी निकालनी। हाँ, कहीं पे लीनियर मास डेंसिटी होगी, कहीं पे एरिया मास डेंसिटी होगा, कहीं पे वॉल्यूम मास डेंसिटी होगा, ठीक है? यानी कहीं पे मास ऑफ यूनिट लेंथ होगा, कहीं पे मास ऑफ यूनिट एरिया होगा, कहीं पे मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम होगा, पर हमें मास डेंसिटी तो सब में सबसे पहले देखना ही पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले मास डेंसिटी निकाल लिया। उसके बाद अब हमारा अगला स्टेप होगा टू टेक एन एलिमेंट। इसका एक फंडामेंटल एलिमेंट हमें लेना है। तो थोड़ा सा मैं यहां पे एलिमेंट डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। टेक एन एलिमेंट कि दरअसल एलिमेंट क्या होता है? जैसे कोई भी चीज है ना, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो कोई भी चीज एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, हाइड्रोजन से लेके जितना यूरेनियम जितने तक भी हो। वैसे ही कोई भी फिजिकल बॉडी है, उसका जो फंडामेंटल एलिमेंट होगा, फंडामेंटल वर्ड शायद ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं हो, उसका एक पार्ट ऐसा होगा, डिफरेंशियल पार्ट होगा, छोटा पार्ट ऐसे होगा जिससे मिलके वो पूरी बॉडी बनी, जिससे मिलके वो पूरी बॉडी बनी। जैसे रॉड है, तो रॉड के लिए मैं क्या कह सकता हूं कि भाई रॉड एक पार्टिकल रखो, फिर एक दूसरा पार्टिकल रखो, फिर एक तीसरा पार्टिकल रखो, फिर एक चौथा पार्टिकल रखो। जीरो साइज का नहीं, थोड़े थोड़े बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल एक लाइन से रखते चले जाओ एक्स एक्सिस। एग्जैक्टली जीरो साइज का रखोगे तब तो नहीं, पर अगर बहुत स्मॉल साइज के पार्टिकल्स एक के बाद एक के बाद एक इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखते चले जाओगे, रॉड बन जाए। तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं कि जो रॉड है वो, उसके लिए जो एलिमेंट है, यानी रॉड किससे मिलकर बना हुआ है? हम कह सकते हैं कि रॉड एक इनफाइनाइट पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। एक के बाद एक x इज इक्वल टू 0 से पार्टिकल रखना शुरू करो और x इज इक्वल टू l तक रखते चले जाओ। इनफाइनाइट रखने पड़ेंगे क्योंकि पार्टिकल का जो साइज है वैसे तो एग्जैक्टली 0 होता है, पर यहाँ पे हम एग्जैक्टली 0 साइज नहीं लेंगे, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 साइज का पार्टिकल लेंगे। और अगर टेंडिंग टू 0 साइज का पार्टिकल लेंगे तो यहां से यहां तक हमें इनफाइनाइट पार्टिकल्स रखने होंगे, फिर उससे रॉड बन जाएगा। तो रॉड एलिमेंट, रॉड जो बॉडी होती है उसका जो एलिमेंट होता है, रॉड का जो एलिमेंट होता है, यहां नहीं, आगे जब हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स या फिर ग्रेविटेशन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह, या फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड में भी कोई रॉड है या लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसका जो एलिमेंट होगा ना वो पार्टिकल होगा। ये याद रखना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो भी बॉडी हो, जैसे रॉड है इसका एक एलिमेंट पार्टिकल है तो हर बॉडी का एलिमेंट पार्टिकल होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर रॉड का एलिमेंट पार्टिकल होगा। टेक एन एलिमेंट, ठीक है? एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट मतलब डिफरेंशियल एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ रॉड इज अ पार्टिकल।
हालांकि पार्टिकल के डायमेंशन तो जीरो होते हैं, पर इसके डायमेंशन जीरो को टेंड करेंगे, एग्जैक्टली जीरो नहीं हो। तो देखो पार्टिकल यहां से रखना शुरू करोगे, यहां तक रखोगे, तो किस तरह से एलिमेंट लिया जाता है किसी बॉडी का, आप यहां से शुरू करके यहां तक जाएंगे, तो आप क्या करें, किसी एक वेरिएबल पोजीशन पे आ जाए, किसी एक वेरिएबल पोजीशन x पे आ जाए, किसी एक वेरिएबल पोजीशन x पे आ जाए। क्लियर है ये? जब हम किसी वेरिएबल पोजीशन x पे आ जाए, क्योंकि भाई कोई यहां से शुरू कर रहा होगा और आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कोई यहां पहुंचा हो, कोई यहां पहुंचा हो, कोई यहां पहुंचा हो, है ना, इनफाइनाइट पार्टिकल रखने। तो यहां से शुरू हुआ, सबने शुरुआत तो यही की, पर कोई यहां पहुंचा, एलिमेंट लेता लेता कोई यहां पहुंचा, कोई यहां पहुंचा। ठीक है, अब हम किसी एक वेरिएबल पोजीशन x पे पहुंच गए, उसके बाद हमने एक एलिमेंट लिया, पर ये एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली जीरो साइज का नहीं है, यहां से x पे आए, उस एलिमेंट की लेंथ dx है। तो ये एलिमेंट मैंने लिया कहां पे, x पे। अब x क्या है, वेरिएबल पोजीशन है, x की वैल्यू वेरी करा सकते हैं। x इज इक्वल टू जीरो रखेंगे, यानी हमने यहां का एलिमेंट ले लिया। x इज इक्वल टू एल रखेंगे, यानी हमने यहां का एलिमेंट रख लिया। x इज इक्वल टू एल बाई टू रखेंगे, यानी हमने मिड पॉइंट का एलिमेंट ले लिया। क्लियर है ये मिड पॉइंट नहीं है, ये भले ही मिड पॉइंट लग रहा हो, पर ये एक वेरिएबल पोजीशन x की। तो भाई हमने एलिमेंट कहां पे लिया, हमने एलिमेंट एक वेरिएबल पोजीशन पे लिया। अब मैं अगर x को वेरी कराऊंगा फ्रॉम जीरो टू एल, x को वेरी कराऊंगा फ्रॉम जीरो टू एल, तो जीरो यानी यहां एलिमेंट यहां पे ले रहे हैं, उसके बाद x को बढ़ाते जाऊंगा, यानी मैं सारा एलिमेंट लेते जा रहा हूं, और l पे आऊंगा यानी लास्ट एलिमेंट आ गया। तो मैंने x वेरी करा दूंगा जीरो, मैंने x पे एलिमेंट लिया है, और अगर मैं x को वेरी कराऊंगा जीरो टू एल, यानी मैंने सारे एलिमेंट ले लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल पोजीशन पे एलिमेंट ले लेंगे। हम x पे चले गए एक एंड से, वहां पे जाके हमने dx लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया। एलिमेंट ऑफ रॉड इज अ पार्टिकल, यहां पे लिख ले, लेंथ ऑफ द रॉड इज dl, लेंथ ऑफ रॉड इज dl, dx, लेंथ ऑफ द रॉड इज dx। अब अगला स्टेप होगा मास ऑफ द एलिमेंट लिखने का, थर्ड स्टेप होगा मास ऑफ एलिमेंट लिखने का। और मास ऑफ एलिमेंट लिखने का अगर हमारा थर्ड स्टेप है, तो देखो यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। तो क्या करना, यूनिट लेंथ के मास में लेंथ मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट लेंथ के मास में लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मास। यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो किसी भी लेंथ का मास निकाल सकते हैं, यूनिफॉर्म है। यूनिट लेंथ का मास लैम्डा, तो dx का लैम्डा इंटू dx। तो देखो कैसे आया एलिमेंट का मास, यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट, यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमारा मास ऑफ द एलिमेंट आ गया, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। फोर्थ पॉइंट, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। अच्छा, पार्टिकल एलिमेंट लेने के पीछे लॉजिक ये है कि भाई मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल पाऊंगा। अब सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, मुझे अभी एक ही बॉडी का सेंटर ऑफ मास लिखना आता है पार्टिकल का, और मुझे अभी किसी का सेंटर ऑफ मास आता ही नहीं है, इसलिए मैंने एलिमेंट क्या लिया, पार्टिकल, क्योंकि मुझे सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट लिखना है, और मुझे अभी सेंटर ऑफ मास सिर्फ किसका लिखना आता है, पार्टिकल का। क्लियर हो रही है? तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट हमारा पार्टिकल है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट लिया हमने, पार्टिकल एलिमेंट है, और पार्टिकल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास वही होता है जहां पार्टिकल होता है, इसके कोऑर्डिनेट x, 0। तो अभी इससे प्रीवियस लेक्चर में 3.1 वाले लेक्चर में जो थ्योरी बताया है उसके हिसाब से अगर देखो, तो एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास को हम
एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को हम x से डिनोट करते हैं और यहाँ पे x बराबर x। ये एलिमेंट है, एलिमेंट x, 0 पे रखा है। पार्टिकल एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास को हम x से डिनोट करते हैं और हमारा एलिमेंट पार्टिकल है, उसका x कोऑर्डिनेट x है, तो x इक्वल टू x, y इक्वल टू 0। y डिनोट करता है एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। ये एलिमेंट है, उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो हमें सेंटर ऑफ मास का x और y कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइनल आएंगे कि भाई अब हमें यहाँ पे लिखना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, बॉडी यानी रॉड, यूनिफॉर्म रॉड। हम यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल। तो तुम देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स सी इज इक्वल टू, पहले एक्स कोऑर्डिनेट निकाले, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट इंटीग्रल एक्स टी एम अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला। अब x यानी एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट वो x है, dm is लैम्डा इंटू dx। ठीक है, m टोटल मास है। आ रही बात समझ में? हो रहा है पॉइंट क्लियर? तो टोटल मास तुम यहां से देख सकते हो लैम्डा इंटू एल आ रहा है। टोटल मास हम लैम्डा इंटू एल लिख सकते हैं। नीचे टोटल मास आता है, नीचे इंटीग्रल डीएम आता है, दैट इज टोटल मास। मैंने लैम्डा इंटू एल लिख दिया। लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, x dx अपॉन लैम्डा इंटू एल। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल। x की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू l, है ना, बताया था। x 0 से शुरू होगा और l तक जाएगा, सारे एलिमेंट कवर हो जाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एल तो है डिनोमिनेटर में, x का इंटीग्रेशन देखें तो x स्क्वायर बाई 2 आए फ्रॉम 0 टू l। तो क्या आया 1 अपॉन l, 1 अपॉन 2l, तो l स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, l स्क्वायर अपॉन 2l कितना आ गया l बाई 2। तो जो बॉडी है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया l बाई 2, उसके एक सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया l बाई 2। और अब y कोऑर्डिनेट निकालो, तो y कोऑर्डिनेट तो तुम यहां पे देख लो, वाई सी बराबर इंटीग्रल y dm अपॉन टोटल मास ऑफ द बॉडी। टोटल मास ऑफ द बॉडी को हम इंटीग्रल dm भी बोलते हैं। y कितना है 0, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, यानी y कोऑर्डिनेट 0 पे आना भी था। जब सारा मास ही x एक्सिस पे रखा है तो सेंटर ऑफ मास भी x एक्सिस पे ही होगा। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, x कोऑर्डिनेट आया सेंटर ऑफ मास का l बाई 2, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट l बाई 2 और y कोऑर्डिनेट 0, यानी y कोऑर्डिनेट 0 यानी x एक्सिस पे, y कोऑर्डिनेट 0 यानी x एक्सिस पे, रॉड x एक्सिस पे ही रखा है। यानी सेंटर ऑफ मास रॉड का अगर देखा जाए तो कहां पे आया, यहाँ x इज इक्वल टू 0 था, यहाँ x इज इक्वल टू l है, तो सेंटर ऑफ मास y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस पे, यानी रॉड पे आया। कहां पे, x इज इक्वल टू l बाई 2 पे, यानी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास अगर तुम देखो तो कहां पे लाई कर रहा है, उसके मिड पॉइंट। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, उसके मिड पॉइंट। ठीक है, और ये होना भी था, इसको हम ओरली भी कर सकते थे कि सेंटर ऑफ मास इसका मिड पॉइंट पे आएगा। इतना कैलकुलेशन जो हमने करा उसकी जरूरत नहीं है, पर जानबूझ के मैंने करा है कि तुम्हें आइडिया लगे कि भाई कैलकुलेट करते कैसे हैं सेंटर ऑफ मास। रॉड का तो सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान था। ठीक है, रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाल लें
मैंने बताया यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे होता है। एक लाइन ये खींच लो रॉड के अलाउंग, यानी इस लाइन के अबाउट डेफिनेटली ये रॉड सिमेट्रिकल है। ब्लैक वाली लाइन जो मैंने डार्क बना दिया, और एक मिड पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन खींचो। सेंटर ऑफ मास इस रेड वाली लाइन पे लाई करेगा और इस ब्लैक वाली लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री, यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है। तो एक मैंने ब्लैक लाइन खींचा था, रॉड उसके अबाउट सिमेट्रिक है, और एक लाइन खींच लिया रेड वाली, रॉड इसके अबाउट भी सिमेट्रिक है। इसके इस तरफ जितना मास जितनी इतनी दूर है, उसके इस तरफ इतना मास उतनी उतनी दूर है, सिमेट्री है। तो इस रेड वाली लाइन पे और इस ब्लैक वाली लाइन पे लाई करेगा, नहीं कहाँ लाई करेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, जो कि मिड पॉइंट से पास कर रहे हैं। ये मिड पॉइंट होगा, ये ए, ये बी, और अगर इसको सी बोले तो ए सी इज इक्वल टू सी। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, मिड पॉइंट। हो रहा है क्लियर? अब तुम देखो, जिस तरह से हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला है कैलकुलेशन से, अब हम कैलकुलेट करके एक और बॉडी लेते हैं यूनिफॉर्म बॉडी, और हम उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन सर्कुलर हाफ रिंग, सर्कुलर हाफ रिंग, हाफ रिंग का हम सेंटर ऑफ मास निकालें। थिन सर्कुलर हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, तो देखिए जरा, let the mass of half ring is m and its radius is r, and its radius is r। देखो यार, अब तुम यहां पे देखो, ये हाफ रिंग बना ले, थिन रिंग है, भाई फुल रिंग का क्यों नहीं लिया? फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास आसान है, लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। फुल रिंग का लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है, उसका डायमीटर, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, डायमीटर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, दैट इज सेंटर पे। अब हालांकि फुल रिंग का लाइन ऑफ सिमेट्री उसका एक्सिस भी होता है, पर उसको अभी रहने दें, देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट था मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, और अगेन यहां पे भी देखो तो मास डेंसिटी लीनियर, लेंथ में ही तो है मास, इसका कोई एरिया तो होगा नहीं थिन हाफ रिंग का, या कोई वॉल्यूम तो होगा नहीं, लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस वो लेंथ स्ट्रेट ना होके कर्व्ड है, सर्कुलर है, पर है लेंथ में। तो हमें यहाँ लीनियर मास डेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पूरी लेंथ अगर देखा जाए तो हाफ रिंग की लेंथ आएगी पाई आर, और पाई आर लेंथ का मास है m। तो मास डेंसिटी मतलब मास ऑफ यूनिट लेंथ या मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का मास। लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ का मास। तो यूनिट लेंथ का मास क्या आया, m अपॉन पाई। ठीक है, ये आ गया। अब सेकंड क्या था, टेक एलिमेंट। अगेन जिसमें मास लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें मास लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, भले वो लेंथ स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो,
उसमें एलिमेंट जो होगा वो पार्टिकल टाइप ही होगा, उसमें एलिमेंट पार्टिकल के टाइप का ही होगा। ठीक है, तो एलिमेंट पार्टिकल के टाइप का लें, कैसे लें, कैसे शुरू करें? उसमें तो x बराबर 0 से x बराबर l तक सीधे सीधे चले गए थे, इसमें सीधा सीधा नहीं जाना है, ऐसे एंगल में जाना। ठीक है, अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला ही फॉर्मूला यूज करके हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, इसलिए यहाँ पे पहले हम कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर लेते हैं। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियरली तुम देख पा रहे होगे कि वाई एक्सिस जो है वो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री है। वाई एक्सिस इज सेमी सर्कुलर रिंग, जिसको मैंने हाफ लिख दिया है, इस सेमी सर्कुलर यूनिफॉर्म रिंग का लाइन ऑफ सिमेट्री है। वाई एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसी पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता। ठीक है, तो देखो तुम अब लाइन ऑफ सिमेट्री यानी वाई एक्सिस पे लाई करेगा, तो यहां करेगा, यहां करेगा, यहां करेगा, ये नहीं पता। ये तो पता है वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0, यानी xc दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे लाई करेगा। वाई एक्सिस पे क्यों लाई करेगा? क्योंकि वाई एक्सिस इस सेमी सर्कुलर रिंग का लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, xc यानी x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी 0 हो जाएगा। पर वो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, इसके लिए हमें y कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। भाई y कितना है, यानी y से निकालना पड़ेगा। या ओरिजिन मान लेते, एलिमेंट यहां से लेना शुरू करेंगे, वैसे ही पार्टिकल टाइप एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद बहुत स्मॉल लेंथ का डिफरेंशियल टेंडिंग टू 0 लेंथ का एक एक पार्टिकल ऐसे रखते चले जाएंगे यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक अगर पार्टिकल रखते चले जाएंगे तो पूरी सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगी। तो शुरुआत यहां करेंगे, एंड यहां करेंगे, और एलिमेंट लेंगे कहां? मान लो यहां पे लिया, यहां आगे, जैसे मैंने कहा था ना ये रॉड है, हमने एलिमेंट हम यहां पे आ गए, यहां पे आ गए, यानी कहां पे आ गए? x पे आ गए, फिर छोटा सा जाके dx एलिमेंट ले लिया। तो वैसे हम यहां पे आ गए, फिर छोटा सा एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ dl, जिसकी लेंथ dl। अब यहां सर्किल में घूमते जा रहे हैं, मान लो हम थीटा पे आ गए, यहां से शुरू किया था, यहां थीटा 0 था, अभी हम किसी थीटा पे आ गए। थीटा वेरिएबल, थीटा वेरिएबल, थीटा स्टार्ट कहां से हो रहा है? 0 से, और ऐसे हम घूमते चले जाएंगे, थीटा बढ़ता चला जाएगा। यहां आएंगे, यहाँ पे एलिमेंट लेंगे, थीटा 90 होगा, यहाँ लेंगे 120, यहाँ 150 और वहां यहाँ 180 जाए, तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180। हो रहा है क्लियर? तो थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 180। ठीक है, और अभी हम किसी थीटा पे हैं, और यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया ऑफ द लेंथ dl। तो भाई हमने थीटा पे लिया है, एक लेंथ dl एलिमेंट लिया है, तो क्लियरली थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे गए तो एंगल भी तो थोड़ा बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? डिफरेंशियल दैट इज d थीटा। तो जो हमने एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ dl है, और वो जो dl लेंथ का एलिमेंट है वो हमने कहां पे लिया है? इस एंड से थीटा पे लिया। थीटा एक वेरिएबल एंगल, स्टार्ट होगा 0 से, जाएगा 180 तक। तो जो हमने एलिमेंट लिया है वो यहां से थीटा एंगल पे लिया, इस वाली एक्स एक्सिस से या इस वाली लाइन से, इनिशियल लाइन बोल लो चाहो उसको। तो इनिशियल लाइन से हमने थीटा एंगल पे एक रेडियस ड्रॉ किया, और हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया। एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl। तो एलिमेंट की लेंथ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? d थीटा।
तो क्लियरली जो एलिमेंट है वो पार्टिकल एलिमेंट है, और वो अगर सेंटर पे डी थीटा एंगल सबटेंड कर रही है तो उसकी लेंथ को मैं आर इंटू डी थीटा लिख सकता हूँ, उसकी लेंथ आर इंटू डी थीटा मैं लिख सकता हूँ भाई, वेयर डी थीटा इज इन रेडियंस, तो हमें पता है रेडियस इंटू एंगल क्या हो जाता है, लेंथ हो जाता है। अब यहाँ पे तुम देखो लेंथ ऑफ द एलिमेंट आ गया, अगला स्टेप है मास ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट निकाले, कैसे निकालेंगे, यूनिट लेंथ का मास मुझे पता है, इसी को हम लैम्डा बोलते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया था हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl, तो यूनिट लेंथ के मास में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो एलिमेंट की तो मास आ जाएगा, ठीक है। यूनिट लेंथ, यदि ये यूनिट लेंथ का मास है उसमें लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया, मास आ गया। अभी बताया, तुम चाहो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लो उसको। तो मास ऑफ द एलिमेंट dm कितना हो गया, लैम्डा एस m अपॉन पाई आर, चाहे तो उसको लैम्डा ही लिखा रहने दे, इंटू dl एंड लैम्डा एस आर डी थीटा, ये आ गया मास ऑफ द एलिमेंट। मास ऑफ द एलिमेंट आने के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अब होगी सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट लिखने की, सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास देखिए। ये रेडियस है, ये थीटा है, तुम आराम से निकाल सकते हो कि यार कॉस थीटा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल वगैरह बना के कर लेना। इसको एक्सप्लेन करने में मैं टाइम नहीं लगा रहा हूं, तुम ये निकाल सकते हो यार कॉस थीटा आ जाएगा, बेस वाला कॉस होता है और सामने वाला हाइपोटेन्यूज इनटू साइन। तो जो हमारा पार्टिकल एलिमेंट है, जो हमारा एलिमेंट है वो पार्टिकल है, और वो पार्टिकल की पोजीशन क्या है, कहां रखा है, वो रखा हुआ है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, वो रखा है आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, और वो है कितना, एलिमेंट जहां होता है वहीं उसका सेंटर ऑफ मास होता है, कितना है आर कॉस थीटा। वाई कोऑर्डिनेट कितना है आर साइन थीटा। और अब मैं यहां पे निकाल रहा हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग, जिसको मैंने हाफ रिंग लिख दिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, दैट इज सेमी सर्कुलर रिंग। तो xc इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm अपॉन टोटल मास m। तो xc इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm, व्हाट इज x, x is r cos theta, dm, what is dm, lambda r d theta। What is m, pi r into lambda। तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। थीटा वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to 180 यानी पाई, रेडियस में रखेंगे 0 to पाई लिखा है मैंने। सारे कांस्टेंट तुम बाहर ले लो, तो xc कितना आ जाएगा, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन पाई आर लैम्डा इंटू इंटीग्रल, अंदर बचा क्या cos थीटा डी थीटा। तुम इसका इंटीग्रेशन कर लेना, 0 से 180 में बहुत आसान है, ये 0 आ जाएगा। इनफैक्ट ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, और लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालें, इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm, इंटीग्रल y dm, y है r sin थीटा, dm है लैम्डा इनटू r इनटू d थीटा, इंटीग्रल dm यानी टोटल मास यानी m, और m यानी पाई r लैम्डा। तो yc इज इक्वल टू लैम्डा आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा
0 to pi upon pi r lambda। तो भाई r lambda कैंसल, yc is equal to r upon pi sin थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 to pi। तो yc is equal to r upon pi, माइनस साइन है तो माइनस साइन से लिमिट इंटरचेंज कर लो, माइनस साइन हटाओ, लिमिट इंटरचेंज कर लो। पहले 0 रखोगे थीटा की जगह पे, cos 0 is 1, फिर माइनस साइन लगाओ, फिर पाई रखोगे cos की जगह, थीटा की जगह पे, cos pi is -1, cos 180 -1। तो yc कितना आ गया 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2 2r upon pi। yc is equal to 2r upon pi। यानी हमने सेंटर ऑफ मास जो निकाला उसका y कोऑर्डिनेट 2r upon pi है, ये 0 है, यहाँ y 0 है, इसी लाइन पे होगा, कितनी दूर होगा यहाँ से, y कोऑर्डिनेट आया है 2, या तो x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट आया है 2r upon pi, दैट इज सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी है 2r upon pi। तो सेमी सर्कुलर रिंग या सर्कुलर हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर आया 2r upon pi, है ना, दिख ही रहा है, ये y कोऑर्डिनेट 0 है, 2r upon pi, 2r upon pi where r is the radius। ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है। इन जनरल अगर देखें तो हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यूज होगा नहीं, ठीक है, कभी कभी बगैर कोऑर्डिनेट सिस्टम के भी मुझे लिखना पड़ेगा या तुम्हें लिखना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लो इस तरह से रखा हुआ है, कैसे भी, ये सेमी सर्कुलर रिंग रखा हुआ है, मुझे इसका सेंटर ऑफ मास लिखना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, हमें पता है लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, और लाइन ऑफ सिमेट्री जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर है, लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे ही लाई करेगा, और जो सेंटर ऑफ मास है उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस होगी वो 2r upon pi। ठीक है, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो 2r upon pi, ठीक, where r is the radius, r is the radius of this, radius of curvature of this semicircular ring। तो यहाँ पे मैंने इस लेक्चर में तुम्हें रॉड, यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास और यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बताया, ठीक है। अब इसमें कई चीजें जैसे आ सकता है कि भाई क्वार्टर सर्कुलर रिंग हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, तो निकालने की जरूरत नहीं है। क्वार्टर सर्कुलर रिंग का या एक ऐसा सर्कुलर आर्क जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, एक ऐसा सर्कुलर आर्क जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, उसका सेंटर ऑफ मास निकाल ले जरा, और इस वक्त थोड़ा जल्दी निकालेंगे क्योंकि सारी कैलकुलेशन इसी की यूज हो जाएगी। ये तो मैंने सेमी सर्कुलर रिंग का निकाला था, पर अब एक मैं ऐसा एक सर्कुलर आर्क ले रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क जिसका मास m है और रेडियस r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, और जो कि सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो थीटा है, टोटल एंगल थीटा। सेंटर पे एंगल सबटेंड कितना कर रहा है, थीटा कर रहा है, एक एंड यहाँ पे एक एंड यहाँ पे। मैं इसको थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, तुम भी कर सकते हो। इसको हम इनिशियल लाइन बोल दें, इसको हम इनिशियल लाइन बोल दें, इसको एक्स एक्सिस बोल दें।
ठीक है, इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस आ जाएगा। ठीक, और मुझे अब क्या करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है इसका। तो ठीक है, ये थीटा है, तो हम यहाँ से एलिमेंट लेना शुरू करेंगे और यहाँ तक लेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो हम यहाँ पे आ गए, इनिशियल लाइन से कितने एंगल पे आ गए, अल्फा। अल्फा वेरिएबल, थीटा वेरिएबल नहीं है, थीटा तो ये फिक्स एंगल है। और जो एलिमेंट की लेंथ है डीएल, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, डी अल्फा। रेडियस आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लेंथ ऑफ द एलिमेंट डीएल बराबर आर इंटू डी अल्फा आ जाएगा। मास ऑफ द एलिमेंट लैम्डा इंटू लेंथ, दैट इज आर डी अल्फा आ जाएगा। ये थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूं क्योंकि ऐसे ही हमने मास निकाला है अभी। डी बराबर लैम्डा इंटू आर डी अल्फा आ जाएगा। और क्लियरली देखो, अगर ये एंगल अल्फा है, ये मैं इस पे परपेंडिकुलर वगैरह डालूं जैसे वहां किया था, ये आर है तो ये आर कॉस अल्फा होगा और ये आर साइन अल्फा होगा, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा आ जाएंगे। आर कॉस अल्फा कॉमा आर साइन अल्फा। तो जो एलिमेंट है उसका मैंने मास वास तो लिख ही लिया। तो एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट होगा आर कॉस अल्फा। इसमें भी मैं सिमेट्री वाली लाइन वाला कंसेप्ट यूज कर सकता हूं। और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आर साइन अल्फा। इनफैक्ट मुझे करना क्या चाहिए था, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना इसके बीचों बीच वाली, उसको मुझे ले लेना चाहिए था एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, और दूसरी वाली लाइन को क्या लेना चाहिए था, एक्स एक्सिस। पर चलो ठीक है, अब यही लेके चले। तो x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा एंड y इज इक्वल टू आर साइन अल्फा, ये आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब अगर यहां से देखें तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, x dm अपॉन इंटीग्रल dm। या मैं एक काम करता हूं, जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ना इसकी, एक एक्सिस उसके अलोंग लेके निकालना, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा और आराम से ही बताएगा, तुम देख लेना। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर नहीं, एक ऐसा आर्क है जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। मैं इधर ले लेता हूं एक्स एक्सिस, इधर ले लेता हूं वाई एक्सिस। क्लियरली वाई एक्सिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, बोल सकते हैं वाई एक्सिस इसका लाइन ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट मान लो हम यहां पे ले, इसी को चलो हम इनिशियल लाइन कहते हैं। एलिमेंट हमने यहां पे लिया जो कि इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। इस लाइन से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? या एक काम करते हैं कि इधर से एंगल ना लेके, इधर से एंगल ना लेके, ये टोटल एंगल थीटा है तो तुम्हें ध्यान ही होगा, इस साइड से लेते, ये इनिशियल लाइन है हमारा, इस साइड से लेते हैं, इधर से हम आ जाए यहाँ पे, अल्फा एंगल पे आ गए। जो एलिमेंट की लेंथ होगी डीएल, वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, डी अल्फा। तो जो एलिमेंट है वो हमने कैसे लिया, ये हमारी इनिशियल लाइन है इस वक्त वाई एक्सिस, उससे हम अल्फा एंगल जाके ले रहे हैं, उससे हम अल्फा एंगल जाके ले रहे हैं। छोटा सा लेंथ डीएल लिया,
ये रेडियस आर है, छोटा सा लेंथ डीएल लिया, तो वो डीएल सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, डी अल्फा। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ दिस आर्क कितना है, ये पूरा आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, थीटा। ठीक है, और लेंथ कितनी आ जाएगी इसकी, आर थीटा। अब एल लेंथ का मास एम है, आर थीटा लेंथ का मास एम है, मैंने मान लिया टोटल मास एम है, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, एम अपॉन आर थीटा, इसी को हम लैम्डा बोलते हैं। जो हमारा सर्कुलर आर्क है वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा, रेडियस आर है, तो टोटल लेंथ आर थीटा आई, इस पूरे का मास मैंने एम मान लिया, तो आर थीटा लेंथ का मास 1 एम है, तो यूनिट लेंथ का मास एम अपॉन आर थीटा होगा। एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट का लेंथ dl कितना आएगा, r इंटू डी अल्फा, और एलिमेंट का मास कितना आएगा, एलिमेंट का मास आएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज r डी अल्फा। अगेन हमें पता है कि सेंटर ऑफ मास इसी y एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो मुझे सेंटर ऑफ मास, बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। भाई ये सर्कुलर आर्क है, टोटल एंगल थीटा है, बीचों बीच यानी इधर थीटा बाई 2 और इधर थीटा बाई 2 पे मैंने एक लाइन खींच लिया, उसको y एक्सिस बोल दिया। ये y एक्सिस से सर्कुलर आर्क का लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा, और इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, तो इस सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे इस सर्कुलर आर्क के सेंटर ऑफ मास का सिर्फ y कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत है, तो मास ऑफ द एलिमेंट लैम्डा r इनटू डी अल्फा आ गया। अच्छा, ये देखें, ये एलिमेंट है, ये एंगल कितना है, अल्फा, ये r है, तो तुम निकाल लेना, राइट एंगल ट्रायंगल बना, एंगल के साथ वाला cos, r cos अल्फा, और ये वाला साइन, r sin अल्फा, तो उसका y कोऑर्डिनेट r cos अल्फा और x कोऑर्डिनेट r sin अल्फा, x कोऑर्डिनेट r sin अल्फा और y कोऑर्डिनेट r cos अल्फा, देखो लिया जाएगा। तो जो एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हम x से डिनोट करते हैं, वो आ रहा है r sin अल्फा, और जो एलिमेंट है उसके सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हम y से डिनोट करते हैं, वो आ रहा है r sin अल्फा। अब बॉडी के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट निकालना है, x कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, तो ये आएगा इंटीग्रल y dl अपॉन इंटीग्रल d, yc इज इक्वल टू इंटीग्रल y dl इंटीग्रेशन y r sin अल्फा, व्हाट इज dm, लैम्डा r d अल्फा अपॉन इंटीग्रल डीम यानी टोटल मास। देखो यहां से टोटल मास कितना आ रहा है, m इक्वल टू लैम्डा r इनटू थीटा, तो yc इज इक्वल टू लैम्डा r स्क्वायर, बाहर आ जाएगा कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हमारा क्या बचा, सॉरी y वाला cos अल्फा है, डी अल्फा, लिमिट्स देखो, अल्फा इधर से ले रहे हैं, यानी यहां से शुरू करेंगे यहां तक जाएंगे, तो यहां पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा बाई 2, और इधर भी जाएंगे, भाई उधर लेंगे तो इधर भी तो एलिमेंट लेना पड़ेगा, और क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, ये एक डायरेक्शन ये एंड डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस थीटा बाई 2, है ना। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इधर गए अल्फा पॉजिटिव, तो इधर गए तो अल्फा नेगेटिव, यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ तक जाएंगे यानी अल्फा थीटा बाई 2, यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ तक जाएंगे यानी अल्फा माइनस थीटा बाई 2, तो कुल मिला के अल्फा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक वेरी कर रहा है, अल्फा माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक वेरी कर रहा है। अच्छा, एक सिंपल सा मैथ्स का कंसेप्ट होता है,
कि इवन फंक्शन कॉस अल्फा एक इवन फंक्शन है। चलो छोड़ो, मैं बगैर उस कंसेप्ट के तुम्हें बता देता हूँ। ये क्या आएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, आर अपॉन थीटा। कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा माइनस थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू आर थीटा। अल्फा ये पे साइन थीटा बाई टू माइनस साइन माइनस थीटा बाई टू। ठीक है, तो वैल्यू रख दें इसमें, मतलब वैल्यू तो रख ही दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। ये क्या आ जाएगा, साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई। तो वाई सी आ गया 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई। ठीक है, ये आ गया हमारे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, और एक्स निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो तो हमें पता ही है कि लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री y एक्सिस है, यानी सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, और सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास बताया है, हालांकि बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया, पर तुम ध्यान से देखना, जो नहीं आएगा वो तुम मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेना। गड़बड़ी हो गया कि पहले मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री वाला यूज नहीं किया था, तो बाद में यूज करके मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, तो ये फाइनली तुम इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार और वीडियो देख लो। तो जो सर्कुलर आर्क है ना, जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज थीटा, टोटल एंगल, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास लाई करेगा उसके लाइन ऑफ सिमेट्री। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, जितना मास जितनी दूर इधर है उतना मास उतनी दूर इधर है, तो ये एंगल आया थीटा बाई 2, ये भी एंगल आया थीटा बाई 2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर होगा, 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस आएगी OC, ये आ जाएगी 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। वेरीफाई कर ले, वेरीफाई कर ले। ये सर्कुलर आर्क है जो कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा, तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ऑफ सिमेट्री पे कितनी दूर आ गया, 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अगर हम सेमी सर्कुलर आर्क ले लें, सेमी सर्कुलर रिंग ले लें, अगर हम सेमी सर्कुलर रिंग ले लें, तो भाई ये भी तो आर्क है, बस बड़ा आर्क है थोड़ा उससे। तो ये मैंने सेमी सर्कुलर आर्क ले लिया, सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, है ये भी आर्क, तो ये इसकी थ्योरी इसमें लगेगी। तो सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई, अच्छा ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा, और ये आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, पाई, इसके लिए थीटा पाई है। इसका सेंटर ऑफ मास भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे हो, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस बोल दो या मत बोलो, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस लेने की कोई जरूरत नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर ऑफ मास OC बराबर क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं, 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। थीटा 180 डिग्री है, मतलब पाई है, तो क्या आया
2r upon pi into sin theta is pi, तो pi by 2, sin pi by 2 is 1, so this is 2r upon pi. ठीक है, हो रहा है पॉइंट क्लियर? और यही हमने निकाला था, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर, 2r अपॉन पाई. तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, कोई भी यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है उसका सेंटर ऑफ मास लाइन ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर होगा, 2r अपॉन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, जहाँ थीटा क्या है, आर्क में जो एंगल सेंटर पे सबटेंड किया है. ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इतना ही देख रहे हैं. अगले वाले लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे.